नाज़रीन, यह है रेड लाइन। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर दोहा में मौजूद हैं और वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ सहूलत मुहैया हो, गैस की सूरत में, तेल की सूरत में या कर्ज़ों की सूरत में। आकर पता चलेगा कि पाकिस्तान के लिए कतर से वो क्या ला सकते हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और इक़दामात का भी ऐलान किया और ये भी कहा कि यूथ के लिए वो कर्ज़े दे रहे हैं 5 लाख से 75 लाख तक। 1 लाख नए लैपटॉप का भी उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि इससे पाकिस्तान के अंदर यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। कितनी डेस्परेट है हुकूमत उन वोटर्स को रीगेन करने के लिए जो पिछले कई माह से उनके हाथ से ज़ाहिरन स्लिप होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस मामले पर हमारे पास साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। हम नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि निगरान वज़ीर आला अब पंजाब का बिलखसूस ज़ेर बहस है कि वो न जाने क्या पंजाब के अंदर धांधली कर पाएगा। निगरान वज़ीर आला क्या कर सकता है? क्या इंतखाबात निगरान वज़ीर आला या मरकज़ में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने करवाने होते हैं या इलेक्शन कमीशन ने करवाने होते हैं? और ये पोस्टिंग्स के ज़रिए निगरान वज़ीर आला अमलन कितनी डंडी मार सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपने ट्वीट में कौम से वादा किया कि जो कोई भी ज़िम्मेदार है, जिस किसी की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा मुल्क गिर एक ब्लैकआउट हुआ, वो ज़िम्मेदारी फ़िक्स की जाएगी। तो खुर्रम साहब से भी हम बात करेंगे जो वज़ीर तवानाई हैं कि अब जिम्मेदारी किसकी बनती है। अभी तक हमें क्या पता चला कि पाकिस्तान में हुआ तो हुआ क्या। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हैं, कुछ दिलचस्प ट्वीट्स हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपने। क्या वाक़तन बतौर प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन आपको लगता है कि पॉलिटिकली दीज आर टफ टाइम्स फॉर यू? मुश्किल वक्त है जी, बहुत मुश्किल वक्त है। बहुत से मुश्किल फ़ैसले हैं, बहुत कुछ हुए हैं, कुछ रहते हैं। ये लंबा सफ़र है कि जो इकॉनमी को बहाल करने का, मुल्क की सियासी निज़ाम को बहाल करने का, ये सफ़र आसान भी नहीं है और ना ये छोटे अरसे का है। तवील सफ़र है, आसान भी नहीं है, छोटे अरसे का नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर इंतखाबात आपके सर पे खड़े होंगे जी। तो इस दौरान आप कितना स्पेस जो है वो रीगेन कर पाएंगे आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल सियासतदान के हवाले से पूछ रहा हूं। बात स्पेस रीगेन करने की नहीं है, बात जो कुछ आप कर रहे हैं अवाम को उस पर यकीन दिलाने की है कि मुल्क के ये हालात थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात को दुरुस्त किया जाए और उसके लिए हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। और ये तसलसल है, ये मुश्किल फ़ैसले आपको काफ़ी अर्सा करना पड़ेंगे। जो मुश्किल फैसला होता है उसका बोझ अवाम पर पड़ता है। तो आप अपने हल्के में अगर जाएं तो आप अवाम को कैसे समझाते हैं कि क्या हो रहा है? मतलब आपको सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं, वो अपनी शिकायत करते हैं और शिकायत बिल्कुल बजा है। आज महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो कुछ हमने 3.5-4 साल की जो गफलत है और जो कोताहियाँ हैं वो चंद दिनों या चंद महीनों में दूर नहीं होंगी। तो उम्मीद दिलाने के लिए आप क्या करते हैं? मैं जरा हल्के का डायनामिक समझना चाहता हूँ कि हल्के में जब आप जाएंगे तो क्या आप अपनी बात ही कर सकते हैं, उसके बाद क्या लोग उसको कबूल करते हैं या नहीं करते ये वक्त बताएगा। आपका सेंस क्या है, करते हैं कबूल? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि लोग इस बात को महसूस करेंगे कि एक मुश्किल फैसला मुस्लिम लीग नून ने किया, इक़्तिदार में आए और मुल्क को बचाया। वरना आप जानते हैं कि चंद हफ्तों की बात थी या शायद दिनों की बात थी कि हम बिल्कुल हमारी मईशत ख़त्म हो जाती। कोई मुल्क हमसे बात करने को तैयार नहीं था, कोई इदारा हमसे बात करने को तैयार तो अभी कौन सा हम उस किनारे से पीछे हट गए हैं? नहीं, आप आप पीछे तो नहीं हटे, आप अभी भी काम कर रहे हैं, मुश्किलात को हल कर रहे हैं। ये 8-9 महीने आपने बड़े मुश्किल फैसले करके गुजारा किया है और दुनिया के हालात भी मुश्किल से मुश्किल तर हुए इस अरसे में, ये भी हमें याद रखना चाहिए। हल्के के जो लोग हैं, और ज़ाहिर है आप चूंकि हल्के से मुंसलिक है, मैं बार बार हल्के का जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि वहां से जाके आपने मैंडेट लेना है जी, और वहां से जाके आपने इंतखाबात जीतने हैं। असल वर्ल्ड कप वो है, बाकी सारी जो कहते हैं गली बाती है जी। तो बाज़ हल्कों से मुझे ये फीडबैक मिला कि लोग कहते हैं जी मुल्क तो आपने बचा लिया लेकिन हमारा आपने कबाड़ा कर दिया। अब वो कोरिलेट करवाना ना आपने कि जी आपके कबाड़े की वजह से मुल्क बच गया, तो वो इसको समझने से कासिर। कहते हैं नौकरियां हमारे पास नहीं है, महंगाई कमर तोड़ है, पेट्रोल हमें मिलता नहीं है, और अब ये कर्जों के ऊपर भी मैं आऊँगा। ये कितना कन्विंसिंग पैकेज आप बना सकते हैं हल्के के अंदर जब लोगों के पास जाएँ? देखिए, हक़ाइक़ सामने रखने चाहिए, इसमें कोई धोखा देने की बात नहीं है। हालात हैं मुश्किल, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून आती इससे बेपनाह मुश्किल हालात होते, इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होते और बहुत सी तवक्कुआत होती हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो जो आपका हल्का होता है, जो आपके वोटर होते हैं, उनकी बहुत सी तवक्कुआत होती हैं। इन हालात में उन तवक्कुआत में पूरा उतना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये एक बड़े मुश्किल हालात हैं, एक बड़ी भारी सियासी कीमत मुस्लिम लीग नून ने अदा की है।
बहरहाल हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अवाम इस चीज़ को समझेंगे और मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। नंबर्स तो फिर भी आपके कम हो सकते हैं, क्योंकि आपने खुद भी फरमाया शुरू में कि ज़रूरी नहीं है, ये तवील सफ़र है, तो बीच में इलेक्शंस ने आना है, फिर आपने कैंपेन भी चलानी है, तो सेलिंग पॉइंट आपका बस यही होगा कि जी मुल्क को बचाया, इज दैट योर सेलिंग पॉइंट? जी, मुल्क को बचाया और हकायक अवाम के सामने रखने की जरूरत है। ये कर्जों वाली स्कीम विल दे डू एनी गुड कि जी हमने कर्जे दिए हैं आपको? ये प्रोग्राम तो आप चलते रहते हैं ना। अब यूथ का प्रोग्राम था, ये तकरीबन पिछले 4-5 महीने से इस पर काम हो रहा था, आज उसकी रुनमाई हो गई है। ये मामला आपने चलाने हैं, ये आपकी हुकूमत करने का हिस्सा है, लेकिन ये तो रखना कि यही हर चीज़ का हल है, ये नहीं है, लेकिन कम से कम उस हल का एक हिस्सा तो ज़रूर है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक तो लोगों को कन्विंस करना, अब और क्या करें कि फ़ौरन लोगों को पता चले कि कुछ इकदाम भी हो रहे हैं, वो क्या होंगे? देखिए, इकदाम तो यही है कि आपने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं और हमने मुल्क को एक सही रास्ते पर डाल दिया है। अब वहाँ से वहीं आगे चलेगा मामला। मैंने कहा ना, ये कल कोई हुकूमत भी आए, ये मुश्किलात तो वहीं पर होंगी, इससे भी ज़्यादा मुश्किल फैसले आपको करने पड़ेंगे। लेकिन किसी ने पॉलिटिकल कॉस्ट पिक करनी है, और इन बिटवीन जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो पॉलिटिकल कॉस्ट आपकी जमात पिक करते हुए नजर आ रही है। जी, हमने पिक की है, करती नजर नहीं आ रही, हमने की है और मजीद भी पिक करेंगे आप, क्योंकि मजीद जब तक आप रहें, मुश्किल फैसले आपने करने हैं, उसका बोझ आएगा अवाम। अब बात यह है कि क्या अवाम उस बात को समझते हैं कि ये क्यों ये फैसले कर रहे हैं। हकीकत ये है कि वो क्रेडिबिलिटी पार्टी की या लीडरशिप की अवाम में क्या है, ये इसका हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है, नेकनीयती से करनी है। और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमने कभी भी मुस्लिम लीग नून ने कभी झूठ नहीं बोला सियासत में। एक हक़ाइक़ अवाम के सामने रखें, साजिशों का सहारा नहीं लिया, दूसरे बहाने नहीं बनाए। तो मुझे उम्मीद है, और परफॉर्मेंस रही है 2013 से 18 की जो गवर्नमेंट थी, वो पाकिस्तान की एक अच्छी हुकूमत समझी जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपकी पार्टी के अंदर भी हमें आरा बटी हुई नज़र आती हैं, क्योंकि काफ़ी सारा ब्लेम गेम भी है। सलमान शहबाज का एक ट्वीट जो है वो बहुत उसका तजिया भी हुआ, जिसके अंदर उन्होंने पिछले 3 फाइनेंस मिनिस्टर को ये डिस्टिंक्शन किए बगैर कि उसके अंदर अपना भी उनका फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल मौजूद था, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी थी जब आप प्राइम मिनिस्टर थे। उनका ये जोकर्स थे, इन्होंने बुनियादी तौर पर लैंड माइन्स जो हैं बिछा दी पाकिस्तान के अंदर। तो लगता है कि जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है आपकी पार्टी के अंदर, ये हो रहा है कि यार ब्लेम हमने किसको करना है? नहीं, ब्लेम करने का किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अपनी जमात को ब्लेम नहीं कर सकते। ये मुनासिब ट्वीट नहीं था, मेरा ख्याल है सुलेमान साहब ने विड्रॉ कर लिया है। तो ये मैंने कहा ना कि ये लेकिन शो तो करता है फ्रस्ट्रेशन ना पार्टी के अंदर कि जी हम इतनी बड़ी कॉस्ट जो है हम किसके मत्थे लगाएं? किसी के मत्थे आप नहीं लगा सकते। आपने फैसला किया हुकूमत में आने का, हालात जो तवक्को थी उससे बहुत ज़्यादा संगीन थे, मैं हकीकत से आपको बताता हूँ। तो बहरहाल आप कोशिश कर रहे हैं उनको मैनेज करने की। चैलेंजेस बहुत हैं, उनके हल भी बड़े मुश्किल हैं, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है। सलमान शहबाज का ट्वीट वहीं पे मौजूद है, विड्रॉ उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपनी तरफ से कुछ वजाहत देने की कोशिश की। वापस इस पे आपके क्या पार्टी के साथ ग्रीवेंसेस हैं? मेरी ज़िंदगी में किसी से ग्रीवेंसेस नहीं है। नहीं, जब आप ये कहते हैं तो लोग कहते हैं आपके वाकई बड़े गहरे ग्रीवेंसेस हैं। जब आप ये कहते हैं मेरा ग्रीवेंस कोई नहीं, मेरा कोई ग्रीवेंस नहीं है, गहरा या हल्का, कोई ग्रीवेंस किस बात का? तो फिर आप पार्टी के प्लेटफॉर्म से हट के दूसरी जमातों के मेंबरान के साथ बैठ के सेमिनार करते फिर रहे हैं, लोगों को आगाही देते फिर रहे हैं, तो पार्टी के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं आप काम करते? मैं इस मुल्क का शहरी भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मेरे कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो ये जो सेमिनार हैं, ये बुनियादी तौर पर एक नॉन पार्टीजन प्लेटफॉर्म है, जहाँ सारी जमातें हैं, जहाँ पर सिविल सोसाइटी है, हर ग्रुप वहाँ पर मौजूद है कि आज मुल्क की बात हमें करनी चाहिए। मुझे इस बात का अफसोस है कि आज सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, और उसमें हकीकत उस वक्त नज़र आती है जब सियासतदानों का रवैया ऐसा हो कि वो बजाय मुल्क के मामलात की बात करने की, आप रोज़ टीवी प्रोग्राम करते हैं, गाली गलौज ही होती है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही लगते हैं, बहाने बनाए जाते हैं। आज मुल्क की बात तो कोई करे। तो वहाँ पर हम इन प्लेटफॉर्म पर लोगों की सुनते हैं, अपनी बात करते हैं कि किस तरह क्या मुल्क के हालात हैं और कैसे उनको हल किया जा सकता है। तो हुकूमत की तरफ से एक कौमी डायलॉग का प्लेटफॉर्म आप क्यों नहीं इंस्टिगेट कर सकते? आप अपनी शहरी जिम्मेदारी और सियासी जिम्मेदारी दोनों इकट्ठी हुकूमत के प्लेटफॉर्म से भी करवा सकते हैं। हुकूमत रीच आउट करे, हुकूमत कहे कि हम ये काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये डायलॉग सियासतदानों के दरमियान, इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स के दरमियान उसकी ज़रूरत है। वो नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, ना उसके आसार नज़र आते हैं। इसलिए
ये सेमिनार्स हैं जहाँ पर ये बात खुलकर की जा सकती है, वरना मैं अपनी पार्टी का सारा दिन करता रहूँ प्रोग्राम, कोई उसकी हकीकत नहीं होती, क्योंकि वो तो एक पार्टी की राय है। आपको आज इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए सबको इकट्ठा बैठकर मसाइल के हल तलाश करना है। लेकिन पीटीआई का कोई सिग्निफिकेंट आदमी जो है आपके सेमिनार्स का हिस्सा नहीं है। बेसिकली ये एक किस्म ऐसा सेमिनार है कि जैसी आपकी हुकूमत है जिसके अंदर वही जमातें बैठी हैं, पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, बलोच नेशनलिस्ट बैठे हुए हैं, तो इसमें और आम किस्म की मखलूत सियासत में क्या फ़र्क है? व्हेन द पीटीआई इज़ आउट ऑफ द फ्रे, तो कौन सा डायलॉग आप करें? देखिए, हम तो शुरुका थे सेमिनार के, जो होस्ट थे लश्करी रसानी साहब, मीर हुमायूं साहब, वो तमाम जमातों के पास गए, हर जमात को दावत दी, सिविल सोसाइटी को दी, हर ग्रुप को दी। बहुत से लोग आए, 9 घंटे सेमिनार चला और उन्होंने बड़ी खुलकर बात की, बलूचिस्तान के मसाइल पर भी, मुल्क के मसाइल पर भी। तो यही तरीका होता है एक डायलॉग क्रिएट करने का, एक अवेयरनेस क्रिएट करने का। लेकिन पीटीआई को अगर वो डायलॉग से बाहर रहती है कौमी सतह पर या आप जैसे सेमिनार्स में, तो आप हेडवे आके कर सकते हैं या एस्टेब्लिशमेंट उनको पकड़ के बिठाए? नहीं, पकड़ के बिठाने की जरूरत, अगर उनको एहसास है मुल्क के मसाइल का, अगर वो नहीं आते तो ये उनका नुकसान है। मुल्क का नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन उनका भी नुकसान है सियासी तौर पर। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जब वो असेंबली के अंदर वापस आ रहे थे तो शायद वहाँ पर माहौल बनवाया जा सकता था। आपका ख्याल है कि ये कोई स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई? आप डायलॉग का माहौल बना सकते थे असेंबली में अगर उनको आने देते, उनके इस्तीफे कबूल ना करते, जिसके ऊपर पहले स्पीकर साहब एतराज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप तो नहीं मैनेज कर रहे, लेकिन बतौर पॉलिटिकल वर्कर एंड लीडर एक मौका बन सकता था असेंबली के अंदर, या आपके ख्याल में ये सही लिहाज है? कुछ लोगों का ख्याल है कि बन सकता है, कुछ का ख्याल है नहीं बन सकता। व्हाट इज योर टेक? नहीं, मेरे ख्याल नहीं, क्योंकि जो रवैया इमरान खान साहब का और पीटीआई का है पिछले 5 साल में, वो तो बात ना करने का है, वो तो गाली गलौज का है, इल्ज़ामात का है, धमकियों का है। तो सियासत आज इतनी डीजनरेट कर गई है कि हर आदमी ये समझता है कि ये सियासतदान किस किस्म के लोग हैं, यही जिम्मेदार हैं हर बात के। तो ये हम तो चाहते हैं कि आज मुल्क की हक़ाइक़ अवाम के सामने आए, मुल्क के मसाइल आएँ, अवाम की तकलीफ़ की बात हो। ये काम पार्लियामान का और सूबाई असम्बलियों का था, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। तो ये आज एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ये बातचीत हो रही है। हम चाहते हैं कि ये बातें सियासी जमातें आपस में करें, सियासी निज़ाम ये इस बात की डेमोस्ट्रेशन करे कि हम में वो सलाहियत मौजूद है कि हम मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं, हम अपने नाक से आगे देख सकते हैं। ये सारी बात है। बिल्कुल आखिर में पाकिस्तान एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, नाजुक तरीन मोड़ पे खड़ा है, इसके ऊपर तो एक जनरल कंसेंसस है। अनफेयर आपको लगेगा, लेकिन इफ़ यू वर टू पिक वन फैक्टर जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुँचे, व्हाट वुड बी दैट फैक्टर? क्या होगा? देखिए, वन फैक्टर बहुत मुश्किल है कहना। एक ही फैक्टर है कि हम में से किसी ने आइन का एहतराम नहीं किया। आज 50 साल इस साल हो जाएंगे पाकिस्तान के 73 के आइन को। तो क्या नीयत थी उस आइन की और हम आज कहाँ पर हैं, इसका मुआवजा करें तो हक़ाइक़ आपके सामने आ जाएंगे। तो हम आइन से इनहराफ बुनियादी बात है, और ये तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, तमाम सबके लिए। आइन पूरे पाकिस्तान का आइन है, ये मेरा आइन नहीं है या पार्लियामान का आइन नहीं है, पूरे पाकिस्तान का आइन है। हर इदारा इसमें सियासतदान भी है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, इसमें जुडिशरी भी है, इसमें मीडिया भी है, इसमें सब हैं। इसी के एक्सटेंशन बिल्कुल आखिर में दोबारा से आपसे पूछना चाहूँगा, तो आप को आने वाले दिनों में अमली तौर पर हालात क्या बनते हुए नजर आते हैं? क्योंकि डायलॉग का माहौल तो आपने बता दिया, पीटीआई डायलॉग का हिस्सा बनना नहीं चाहती, मुआशी हालात आपके सामने हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म बहुत डिवाइडेड हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। 5-6 महीने आपको क्या लगता है कैसे गुजरेंगे? देखिए, आपने कंसेंसस से मुल्क के मसाइल का हल ढूंढना है। कोई जमात इसको हल करने की सलाहियत नहीं रखती, ना वो ये सियासी कीमत अदा कर सकती है। आप आज बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि हमेशा सियासत में हर मसले का हल इलेक्शन होता है, जब जमूद हो जाए, जब मामला आगे ना चले। आज इलेक्शन भी आपका हल नहीं है, बदकिस्मती से मैं कहता हूँ। इलेक्शन भी हल नहीं है? इलेक्शन भी हल नहीं है। जो जमात आएगी 2 महीने नहीं चल सकेगी इन हालात में, जब तक आप इशूज़ पर कंसेंसस क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप उस सियासी कीमत को आपस में बांटेंगे नहीं। क्योंकि ये आज किसी जमात की बात नहीं है, आज मुल्क की बात है। तो कंसेंसस किए बगैर इलेक्शन में जाना आपके ख्याल में बेसूद होगा? जी बिल्कुल। मुल्क के हालात पर के हल के लिए जो मुश्किल फैसले हैं उन पर कंसेंसस की ज़रूरत है। उसके बाद इलेक्शन करा रहे, जो जीते सब सपोर्ट करें, इसके अलावा नहीं कुछ मेरा नहीं ख्याल। जहाँ पर देखें, एक हर चीज़ की इंतहा होती है। हम आज मुल्क की मईशत की बदहाली की इंतहा
और मुल्क में सियासत की बदहाली की इंतहा पर पहुंच चुके हैं। सो कंसेंसस फर्स्ट, इलेक्शंस लेटर। जी बिल्कुल। और अगर इसमें डिले करना पड़े इलेक्शंस को तब भी ठीक है। तो इलेक्शन डिले जब आप करते हैं तो एक गैर मामूली हालात को होना ज़रूरी है कि आज वो गैर मामूली हालात हैं। आपने ये खुद बताया ना कि गैर मामूली हालात हैं। ये मैं फैसला नहीं कर सकता, इसका फैसला अदालतें ही करेंगी, इलेक्शन कमीशन ही करेगा। एक्स प्राइम मिनिस्टर, यू हेल्ड पोस्ट, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन, तो आपकी राय क्या है? आपकी देखिए, मैं आम तौर पर तो इलेक्शन के डिले के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। वो मसाइल ज़्यादा पैदा होते हैं, उससे हल कम होता है। लेकिन जो आज हालात हैं इस पर सब बैठकर ये फैसला कर लें। यानी आज आप इलेक्शन की बात सब करते हैं, आप 90 दिन के इंटरम पीरियड, क्या आप 30 दिन के भी इंटरम पीरियड के मुतहम्मल नहीं हो सकते, 10 दिन के मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो क्या इलेक्शन मुल्क को मसाइल का हल देगा? मुतहम्मल क्यों नहीं हो सकते? पंजाब में तो इंटरम लगी है, तो मरकज में नहीं, वो देखिए सूबाई मामला कुछ और होते हैं। मरकज वफाक के अंदर आपको हर रोज फैसले करने पड़ते हैं जो इंटरम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो लिहाजा फिलहाल अगर यानी 5 महीने के बाद इंटरम लगती है तो दैट विल बी अ डिजास्टर। वो भी बहुत मुश्किल काम होगा, 60 दिन वो भी आपके बड़े बहुत मुश्किल होंगे। ये एक अजीब हालात मुल्क के अंदर पैदा हो गए हैं। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप बातचीत सुन रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी के एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। नाज़रीन, मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ हैं क्योंकि अभी ये खबर चल रही है कि डॉलर का रेट जो है वो मार्केट बेस्ड होने वाला है। बोस्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। ये फरमाइएगा सादा अल्फाज में कि अब कल क्या करने वाले हैं आप? कल हमने आज हमारा अपना इजलास था, पूरे मुल्क भर से जूम मीटिंग की जिसमें तमाम औलादार ने शिरकत की और सबका एक ही मुतालबा था कि पाकिस्तान एक्सचेंज स्टेशन ने कैप लगाए हुए उसको हटाया जाए। हमारे हाथ पांव जो बंधे हुए हैं ब्लैक मार्केट का मुकाबला करने के लिए खोले जाएं ताकि हम मार्केट से डॉलर खरीद के मार्केट में बेचने के काबिल हो सकें, क्योंकि हमारे तमाम रास्ते इस वक्त बंद हैं डॉलर के सप्लाई के। हमारी जो वर्कर रेमिटेंस आती थी तकरीबन रोजाना 10 से 15 मिलियन डॉलर आती थी, वो हम पहले 80% पब्लिक को बेचे थे, 20% बैंकों को बेचे थे। अब स्टेट बैंक ने ये पाबंदी लगा दी कि 100% आप बैंकों को बेचें, पब्लिक को न बेचे। एक तो वो हमारी सप्लाई खत्म हो गई। दूसरी, डॉलर इंपोर्ट करने की एक्सपोर्ट के अगेंस्ट वो भी उसमें पाबंदी लगाई हुई थी। वो भी हमने स्टेट बैंक से कई बार इल्तजा की है कि आपको खुदा के लिए इसको जो है अपना जो है इसको करें, पाबंदी हटाएं हमें डॉलर इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। तो हमने यही फैसला किया है कि वो ब्लैक मार्केट को खत्म के लिए कैप उठाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से डॉलर खरीद के पब्लिक को दिए जाए। जो पब्लिक इस वक्त अगर किसी को 5,000 डॉलर की जरूरत होती थी तो हम उसे 1,000 देते थे, वो बाकी 4,000 ब्लैक मार्केट में जाकर खरीदता था। तो इस चीज को हमने देखते हुए जो जरूरतमंद हैं जिनकी बाकी जरूरत है उनको डॉलर दिए जाएं ताकि डॉलर को बहरान खत्म हो, डॉलर का रेट कम हो। ये आपका अपना इनिशिएटिव है बोस्तान साहब? आपका अपना इनिशिएटिव है या स्टेट बैंक के गवर्नर के साथ हम मुझे बता रहे थे कि आपने बकायदा मामला तय किए हैं? नहीं, ये हमारा अपना फैसला है। गवर्नर साहब से तो हमने वैसे मीटिंग करनी है और उनसे जो चीजें मैंने बताई है, हमें वर्कर रेमिटेंस में से कुछ 20% पब्लिक को बेचने की इजाजत दी जाए, इसी तरह हमारा इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए ताकि हमारी सप्लाई बढ़े और डॉलर का रेट कम हो। एक तो ये था और कुछ हमारे ये उनको एतमाद में लेना जरूरी था कि हम ये करेंगे वक्ती तो मार्केट बढ़ेगी लेकिन कम भी होगी। इसके साथ ही मैं आपके तवज्जो से ये आपके माशाल्लाह बहुत व्यूअर हैं और लोग आपको बड़े मतलब देखते हैं, तो ये अपील करूंगा कौन से खुदा के लिए डॉलर का बाइकाट करें, डॉलर ना खरीदें तो बड़ा जरूरत। और डॉलर कोई ऐसी दुआ नहीं है, गजा नहीं है, नहीं खरीदेंगे तो आप मर जाएंगे। लोग मुल्क के लिए जाने कुर्बान करते हैं, आप डॉलर की खरीदारी कुर्बान करने, वरना अगर आवाम ने हमारा साथ नहीं है तो हम मजबूरन अपना कारोबार बंद कर देंगे मुल्क की खातर ताकि हमारे ऊपर ये बदनामी के धब्बे खत्म हो सके। नहीं, क्या डॉलर खरीदना बंद कर दें अवाम? वो एक तरफ से आप फ्री मार्केट के अंदर खरीदो, जो जिनको जरूरत है वो तो ठीक है। हाँ जी। लेकिन आप ये उम्मीद में नहीं बैठेंगे डॉलर पाकिस्तान की जो खबरें दिन रात चल रही हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने का रिजर्व 3 अरब से कम होने वाले हैं, पाकिस्तान को IMF अवेल नहीं करेगा, तो नेगेटिव खबरों में आके आप खरीदारी नहीं करें, आप पाकिस्तानी में सुनाया करें। और पाकिस्तान पेशावर की मिसाल में आपके सामने देते हैं अफगानिस्तान की, वहाँ का डॉलर 90 रुपये है। हमारे लिए वैसे शर्म का मकाम है, उन्होंने अपने रुपये को मजबूत रखा हुआ है लेकिन हम अपने रुपये को अपनी नजरों में गिरा के दुनिया की नजरों में भी गिरा दिए। आपने डिवेल्यू तो करना है ना बोस्तान साहब? अब IMF ने तो कहा है ना कि फ्री मार्केट आपने फ्लोट करना है, तो उसके ऊपर फिर आप अफगानिस्तान के साथ कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना, तो उसको एडजस्ट होगा फ्री मार्केट के रेट के ऊपर। क्या मसला है उसमें? देखो, ये भले फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि एक वक्त होता है डिमांड और सप्लाई का मतलब होता है एक वक्त बढ़ता है फिर कम भी होता है। हमारा उल्टा चाल है, हम तो आज से आ रही है हमारी बिटी है, एक दफा बढ़ता है फिर नीचे आने का नाम ही नहीं लेता, लेकिन कई दफा बढ़ा है और कम भी हुआ है। लेकिन अभी जो कि हमारे रिजर्व कम है, हमारे जो अकाल हुकूमत ने फैसला किया है
कि जो लोगों का गुड्स आ चुके हैं, कंसाइनमेंट आ चुकी है, उनको आप इजाज़त दी कि वहाँ की मार्केट से खरीद के सेटलमेंट करें, तो उसका भी बोझ ज़ाहिर है हमारी मार्केट पे आएगा, उसका भी मुकाबला हमने करना है। तो यही चीज़ें जो वक्ती तौर पे पाकिस्तान को परेशानी से निकालने हैं, और उसकी निकालने का एक ही हाल है कि हमारी वर्कर रेमिटेंस जो कि 2 अरब से 3 अरब से 2 अरब पे आ गई है, और इसी वजह से आ गई वहाँ का 30 रुपये उनको ज़्यादा मिलते हैं इंटरबैंक से। जब हम उन्हें यही रेट ऑफर करेंगे तो लाजमी वो अपने मुल्क के लिए लेके आएंगे। तो इस तरह आवाम को भी जब हम 20 रुपये कम मिलते हैं यहाँ पे, तो वो भी फिर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। ये हम उनको प्लेटफार्म दे रहे हैं ताकि वो हमारे लिए डॉलर में बेचे और हम आगे इसको सेंट्रल बैंक में और मार्केट में। तो आप बिल्कुल सादे अल्फाज में मुख्तसरन, कल पब्लिक को मार्केट से डॉलर मिल जाएगा जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत नहीं है उनको बिल्कुल मिल जाएगा। कल हम इसी पब्लिक की जरूरत को रखते हुए जी हमने ये फैसला किया है, और जो $5000 एक आदमी को पर डे लो है, 30,000 महीने साल का लो, हर आदमी उसको मिलेगा। जिसको नहीं मिले हम जिम्मेदार हैं, मेरा नंबर बेशक दे दें, हम उनको देंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बिजली आई, बिजली गई, बिजली फिर आ गई, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कौम से माज़रत करनी पड़ी एक ट्वीट के ज़रिए, और कहा कि मैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करूँगा। खुर्रम दस्तगीर खान साहब वफाकी वज़ीर तमन्नाई हमारे साथ मौजूद हैं, कल से फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस खबरों में हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि अब हतमी तौर पे हमें बता सकते हैं कि क्या हुआ कल पाकिस्तान में? कल सुबह जी 7:34 पर गुद्दू पावर स्टेशन, जो ग्रिड स्टेशन है हमारा, जो कि बड़ा एक कलीदी किरदार है पाकिस्तान की ट्रांसमिशन में, वहाँ जो 3 ट्रांसमिशन लाइंस हैं, एक जो पंजाब में आ रही है डेरा गाजी खान को, एक जो बलूचिस्तान जा रही है, और एक जो मज़ीद जनूब सिंध से आ रही है, उन तीनों लाइंस में एक गैर मामूली वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, वोल्टेज का उतार चढ़ाव हुआ, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, ये बड़ी टेक्निकल बात है। तो ये वेरिएशन क्यों आई गैर मामूली? जी, इसकी वजह अभी तक हम मालूम कर रहे हैं कि इसकी ये एक टेक्निकल इशू है, जिसके लिए अब जो तमाम जो सिस्टम का रिकॉर्ड है वो इस वक्त निकाला जा रहा है कि कहाँ से ये सोर्स हुआ। लेकिन जो इब्तदाई डेटा है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, और इसकी 2 वजूहात इस वक्त हमारे सामने हैं। एक तो वजह यह है कि जो जनवरी की रातें, पूरे साल का जो एक हमारा पावर का जो डिमांड शेड्यूल है, उसमें सबसे कम पाकिस्तान में बिजली की तलब जो है वो जनवरी की रातों में होती है, क्योंकि उसमें उस दौरान सिंध में भी चूँकि ठंड हो जाती है तो बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल कम रह जाता है। और परसों शाम को वो 8600 मेगावाट रह गया था। आपके नाजरीन की समझ के लिए कि जो परसों शाम 8600 मेगावाट की डिमांड थी, वो जून में 30,000 मेगावाट से ज़्यादा थी। तो एक बहुत वाइड वेरिएशन है। तो सिस्टम जो कि एक्चुअली 25,000 पर डिज़ाइन हुआ है, जब उसके अंदर बहुत ही कम तलब रह जाती है, उसकी वजह से भी वो गैर मुतवाज़न होता है। और दूसरी वजह यह है कि सर्दियों के में ये भी एक वजह है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि पिछले चंद सालों से जनवरी में ही ये ब्रेकडाउन हो रहे हैं कि मुल्क की जो पन बिजली यानी पानी से बनने वाली बिजली जो है, वो जब उसकी मिकदार कम होती है जनवरी में, और सारी बिजली जो है वो हम जनूब से शुमाल में लेकर आते हैं, उसकी वजह से भी ये डिसरप्शन हो सकती है। लेकिन अभी इसकी जो हतमी जो सोर्स है हमारे सामने, सिर्फ उसके सिम्टम्स हैं, जो एक्चुअल कॉज है वो अभी डिटर्मिन हो जाएगा। एक इनसाइडर जो सोर्स है वो क्लेम कर रहा है, मेरे पास उसका पैगाम भी पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं जी कि बुनियादी बात ये है कि आपने सिस्टम बंद किया, जिस तरह आपने फरमाया कि बहुत कम यूज़ हो रहा था उस वक्त, उसके बाद सुबह जब आपने रीबूट करना था, आपके टेक्नीशियन से वो सिस्टम चला नहीं। ये रीज़न नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है जी। हम ऑलरेडी जिस वक्त सिस्टम बंद हुआ, हम 11,500 मेगावाट पे मौजूद थे, और ये रिकॉर्ड की बात है, ये मेरे कहने का सियासी बयान नहीं है। ऑलरेडी हम जो लोएस्ट थे उससे 3,000 मेगावाट ऊपर आ चुके थे। तो वो सिस्टम जो है वो जो नॉर्मल विंटर की डे स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद था। तो वो सबसे कमी जो है वो सुबह 5 बजे आती है, तो 7 बजे तक तो वो रैंप अप हो चुका था, जैसे जैसे मुल्क में लोग जागते हैं और बिजली का इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो वी वर ऑलरेडी एट 11,000 मेगावाट्स। उस पर इशू जो आया है और जिसमें इसकी वजह से ताख़ीर हुई, वो ये था कि हमें तरबेला, हमारा बुनियादी एक यूनिट है जिससे हम सिस्टम को दोबारा ऑन करना शुरू करते हैं, तो वहाँ जो है तरबेला की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको
सिंक्रोनाइज करने में, उर्दू में कहेंगे हम गाम करने में बाकी सिस्टम से, उसमें कुछ वक्त लगा। और वो जब sepahar को हमने हासिल कर लिया तो उसके बाद से फिर एक एक करके शमाल से हम शुरू हुए थे और फिर अल्लाह करम से आज सुबह 5:15 में मुल्क का सारा सिस्टम जो था 1112 हमारे ग्रिड स्टेशन हैं वो पूरे के पूरे एनर्जाइज हो चुके थे। अब अगर बिजली की कमी दो वजह से हो रही है, एक तो जो शॉर्टफॉल है जिसमें इजाफा हुआ है उसकी वजह भी मैं बताता हूँ, उसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। दूसरा ये कि कराची को हम नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट रूटीनली में रोज़ाना सप्लाई करते हैं। वो उसमें चूंकि अभी बाकी मुल्क में बिजली दी जा रही है तो कराची को थोड़ी सी कमी है, वो भी कल तक इंशाल्लाह हम हासिल कर लेंगे। तो कराची की बिजली से जो मुझे पता चला, हो सकता है कि मैंने गलत नतीजा अखज़ किया हो, कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, तो बुनियादी तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी मशीन पे फिक्स हो जाएगी? जी नहीं, ये दो जगह पे फिक्स होगी। का मसला था जी? नहीं, ये दो जगह पे फिक्स होगी जी, दो जगह पे। और चूंकि मैं कल सुबह से लेकर रात 10 बजे तक जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है इस्लामाबाद में, वहाँ ज़ाती तौर पर मौजूद था, तो मैं अब ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी से रिपोर्ट लेनी है, मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। तो दो जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। एक तो ये है कि जहाँ ये हुआ वहाँ कौन लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी इसको स्टेबल करना, उनका भी तयन हो जाएगा अगले चंद दिनों में। दूसरा ये कि वहाँ नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में जो लोग थे उनकी जो कारकर्दगी में जो कमी थी जिसकी वजह से ताखीर हुई तरबेला को सिंक्रोनाइज करने में, तो ये दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं और दोनों में इंडिविजुअल्स के नाम आएंगे। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं, मेरी बिल्कुल जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए ही मैंने कल सारा दिन वहाँ लगाया है। और अगर ये वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है कि अगर वो समझते हैं कि मुझे इस जिम्मेदारी में जारी रखना है तब भी है, और अगर वो कहेंगे तो कोई एतराज़ नहीं। वी सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर वो समझते हैं कि मुझसे बेहतर कोई शख्स मौजूद है तो ज़रूर उसको लेकर आना चाहिए, अगर कौम की खिदमत बेहतर हो सकती है तो। बिल्कुल। आखिर में पॉलिटिकली कॉस्टली था, ये केम एट द रॉन्ग टाइम कि नहीं? जी बिल्कुल था, पॉलिटिकली कॉस्टली था, लेकिन ठोकर लगने से तो राइज रोकना मुश्किल है। असल टेस्ट ये है कि क्या आप ठोकर लगने के बाद खड़े होने की सकत रखते हैं। तो हमने कल साबित किया कि कल रात 10 बजे तक मुल्क के बेशतर हिस्से में बिजली बहाल कर दी थी। जो सारे मुल्क में हिजान बरपा हुआ, जो मुल्क से बाहर इस पर रिपोर्टिंग हुई वो अलहदा, जो सियासी कॉस्ट जिसका भी आप जिक्र फरमा रहे थे वो अलहदा, अगर हम इन दोनों डिब्बों को अलहदा भी कर दें, क्या कभी कैलकुलेट कर सकेंगे हम कि जो कॉस्ट टू द इकॉनमी थी ऐसे फेलियर्स की वो क्या है, या अभी हमने कंप्यूट नहीं किया या करना शुरू नहीं किया? जी नहीं, कंपटीशन होती है, लेकिन मुझसे बेहतर लोग हैं जो ये ज़्यादा काम बारीकी से कर सकते हैं। मेनली तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, कि अगर फैक्ट्रियां बंद रही हैं कल के दिन के, तो एक दिन में जो वर्किंग डे का नुकसान है वो प्रोडक्शन का किस हवाले से है, तो वो एक नंबर आपकी सवाबदीद पर है, आप जिस तरह चाहे कैलकुलेट करना चाहें, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ा नंबर है। लेकिन जो दूसरी स्पेकुलेशन हुई तलत साहब, उस पर मैंने कोशिश की है कि एक तो हमारे पास कल भी और आज भी हर लिहाज से पावर प्लांट चलाने के लिए वाफर मिकदार में ईंधन मौजूद है, उसकी कोई कमी नहीं थी, ना थी ना है। बिल्कुल। आखिर में अगर आप फरमाइएगा कि क्या इम्कान है कि ऐसा मामला एक मरतबा फिर सामने आ जाए? जी ये उसको अंग्रेजी की इस्तिलाह में कहते हैं कि ये ब्लैक स्वॉन इवेंट है। इसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन कल चूंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने सारे सिस्टम को ज़ाती तौर पर कोई 11 घंटे ऑब्ज़र्व किया है और उससे नतीजे अखज़ किए हैं, तो हमें एक तो मैंने आपसे कहा कि जो गुद्दू का जो ग्रिड स्टेशन है उसको हमें रोबस्ट बनाना है, उसको मजबूत करना है, ताकि अगर इस किस्म के कोई इश्यूज़ होते हैं उसको भी हम ताकि वो सह जाए ऐसे झटके। दूसरा ये है कि हमें जो तरबेला के ऊपर हमारा एक गैर मामूली इन्हिसार है मुल्क के सिस्टम को दोबारा ऑन करने के लिए,
उसके लिए मुल्क के वस्त में हमें भी एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको इस्तेमाल करके हम अपने बाकी पावर प्लांट जो हैं वो ऑन कर सकें। एक लतीफ़ा भी हुआ, वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं कि मैंने कहा कि जी बिजली के प्लांट चलाने के लिए भी बिजली चाहिए, तो लोगों ने बड़ा कहा जी ये कैसी बात है, लेकिन हकीकत यही है कि बिजली के प्लांट की जो टर्बाइन को शुरू में घुमाने के लिए भी आपको बाहर से बिजली देनी पड़ती है। दिस इज कॉल्ड बैक फीड। तो वो बैक फीड के लिए मुल्क के वस्त में एक ऐसी फैसिलिटी इंशाल्लाह हम क्रिएट करेंगे कि अगर तरबेला में ताखीर भी हो तो उसको इस्तेमाल करके पूरा सिस्टम जो है जनूब में और शमाल में उसको ऑन कर दिया जाए। सैबोटाज या हैकिंग भी हो सकता है, बिल्कुल ब्रीफली अगर बताइएगा। जी ये पॉसिबिलिटी भी कल रेज की गई कुछ हलकों की तरफ से, और उसके लिए फिर हमने जो हमारे इदारे ऐसी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं वो भी उनसे मेरी मुलाकात कल शब हुई थी। लेकिन ये एक दफ़ा हम जुमेरात तक मुकम्मल बहाली कर लें तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन भी होगी, लेकिन इसका खदशा कम है। ठीक, और इन्वेस्टिगेशन की कोई हतमी डेट जब रिपोर्ट सामने आई? जी जो इंस्पेक्शन कमेटी बनाई है वज़ीर-ए-आज़म ने, जो इंक्वायरी कर रही है, वो अगले 7 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी। ये वाला जो वाक़या है इसमें ज़्यादा बारीकी चाहिए साइबर अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो कमेटी है जनाब मुसद्दिक मलिक साहब जो MOS पेट्रोलियम है, वो मुझे बहुत तवक्को है कि हम जो कि उनके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे और ट्रांसपेरेंसी से सारा डेटा उनके सामने रखेंगे कि वो अगले 7 दिन में रिपोर्ट दे देंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने लीडर की हिदायत पर आज मुख्तलिफ जगहों पर बिलखुसूस लाहौर में मुजाहरे किए। मोहसिन नकवी नामंजूर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने पहुंच गए और ये कैंपेन जो है अब आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये मुतनाज़ा होना किसी शख्सियत का और बात है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि वो इलेक्शन जो है चुरा के अपने एक्शंस के ज़रिए वो किसी और की जेब में डाल देगा, क्या वाक़तन निगरान वज़ीर आला या अगर वज़ीर आज़म लगा है वो इतना पावरफुल होता है? उसका रोल क्या है, वो क्या कुछ कर सकता है? हमारे पास अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद है, सरबराह पिल्डेट, और कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। दोनों का बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब आपसे आगाज़ करते हैं, क्या वाक़तन निगरान वज़ीर आला और उसकी काबीना इलेक्शन चुरा सकते हैं? बहुत शुक्रिया तला साहब। मैं समझता हूँ कि निगरान वज़ीर आला या वज़ीर आज़म ये तो इतने बेबस और इतने कमज़ोर लोग होते हैं, इनके जो इलेक्शंस एक्ट 2017 के चैप्टर 14 में जो इख्तियारात लिखे हुए हैं वो अगर पढ़ लिए जाए तो बाज़-औक़ात बहुत तरस आता है इनके ऊपर कि ये किस काम के लिए रखे गए हैं। यानी हत्ता कि अगर किसी मुलाजिम का तबादला करना है तो उस तबादला करने से पहले भी ये इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेंगे, कोई बड़ा मुआहदा नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रूटीन के काम करते हैं। और अक्सर तजिया निगार कहते हैं कि जी इनका बड़ा काम तो ये है कि इन्होंने इलेक्शन कराने हैं। बिल्कुल इन्होंने नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। इनका काम है ये सिर्फ असिस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को इंतज़ामी तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि इस सारी तफसील के बाद उनसे ये तवक्को रखना कि वो इलेक्शन चुराएंगे, इलेक्शन पे कुछ करेंगे, वो इनके बस की बात नहीं। वो चुराने वाले चुरा ले तो और बात है, ये नहीं चुरा सकते, इनका कोई रोल नहीं है, ये बहुत ही और बेबस है। कंवर दिलशाद साहब, अभी बिलाल साहब ने जिक्र किया तबादलों का, अभी पंजाब के अंदर तबादले हुए, पुलिस के अफसरान तब्दील हुए, चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुआ, तो हम क्या ये समझें कि ये तबादले इलेक्शन कमीशन की मर्जी और मंशा से हुए हैं, या इलेक्शन कमीशन की पावर जो है वो तब से शुरू होती है जब शेड्यूल जारी हो जाता है? आर्टिकल 224 में है का एज है, उसमें लिखा हुआ है कि अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के जो आएगी वो भी इंतहाई सिर्फ अलामती तौर पे होगा, और वो डे टू डे जो रूटीन के काम होते हैं उसमें वो दिलचस्पी होगी। अदरवाइज इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करवाना है। एक बड़ी अहम बात है, अब ये जो केयर टेकर जो बने हैं वज़ीर आला पंजाब के, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पड़े आपके, हम इनको अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने इनको अपॉइंट किया है, तो ये सारे इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे, इलेक्शन कमीशन के मतहत होंगे, और सारा मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने करना। अगर कोई कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग हो भी जाएगी तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मशावरत से ही होगा। आप चंद रोज तक ट्रांसफर कर लेंगे, ज़ाहिर इन्होंने इस्लामी तौर पर परवेज लाए कि सारी इस्टेब्लिशमेंट को हटाना है आगे पीछे, तो वो तो कर लें, लेकिन जो शेड्यूल जारी हो जाएगा तो फिर
सारे मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तहवील में चले जाएंगे। एक और बड़ी अहम जो बड़े जो आ रहा है, तमाम चैनलों पर भी आ रहा है और तहरीक इंसाफ के भी बाद रहनुमा कह रहे हैं कि हम अदालतों में जाएंगे। अदालत में जाने का तो रास्ता ही कोई नहीं है। वो इसलिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद किसी नाम पर इतफाक नहीं हो सका, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने एक शख्स के ऊपर अपना जो है वो मुतफिका राय से उनकी अपॉइंटमेंट कर दी। तो उसमें लिखा फाइनल फैसला यानी हतमी फैसला होगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आर्टिकल 224A के तहत। तो उसको आम लफ्जों में, आम फहीम लफ्जों में समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता और ज़ाहिर है वो हतमी फैसला है। ठीक है, बिलाल साहब को पास मुझे इस मामले पे जाने दीजिए। बिलाल साहब, तो फिर आपने जिस खौफ में PTI मुब्तला है या जो तनाज़ा हर रोज़ टेलीविज़न पर डिस्कस होता है, उसकी बुनियाद क्या है? एक तो हम ये देख सकते हैं कि 2018 के इंतखाबात के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर झुरलू चला, अब तो खैर डॉक्यूमेंट भी हो गया है, तो तब भी केयर टेकर यानी अगर झुरलू चलेगा तो तब भी उसको रोकने में भी बेबस होंगे। जी, ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये मेरा ख्याल इसकी ओरिजिन्स इस चीज़ में है कि ये खुद इन्होंने अभी इतराफ़ किया है ना 2018 में इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ साहब को कैसे हटाया गया, लोगों ने को इन्वॉल्व हुए, तो उनको सारा प्रोसेस पता है। तो उनको पता है कि अगर वो लोग उनके आपके साथ ना हों तो फिर खौफ रहता है कि फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की इनसिक्योरिटी है और वो यकीनन वो इनसिक्योरिटी केयर टेकर गवर्नमेंट से तो बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं और से है तो उसका इजहार फरमाएं। मेरे ख्याल में तो इस वक्त तक उधर से भी कोई आसार नजर नहीं आते कि वो किसी के हक या किसी के खिलाफ में करेंगे। बिल्कुल, आखिर में ये फरमाइएगा, तो इस अवाम को दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? क्योंकि तमाम का तमाम जो एहतजाज है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने है, लेकिन नाम लिया जा रहा है, ट्रेंड्स चल रहे हैं कि फ़लाँ शख्स नामंजूर, फ़लाँ शख्स नामंजूर। तो क्या इलेक्शन कमीशन को अपनी ताकत और इलेक्शन करवाने की जो उनकी जिम्मेदारी है उसके बारे में दोबारा से आगाह करना चाहिए सियासी जमातों को, आवाम को, ताकि पता चले कि असल में इंतखाबात किसने कराने? नहीं, ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने अपने फैसले जो है वो आइन के आर्टिकल 237 के तहत भी करने हैं, 222 के तहत भी करने हैं, 218 के तहत भी करने हैं, जिस पर पूरी इख्तियारात दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के। और इसी तरह के अभी चंद रोज में नजर सामने आपको आ जाएगा जब इनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन है और दीगर मामलात हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनकी अदम मौजूदगी में फर्द जुर्म ऐड करके साबित कर देगा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है बड़ी स्ट्रांग इस पोजीशन पर खड़ा है। तो भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि भी आप जितने भी कंटेम्प्ट के केस, जितने भी आपको जो केस चल रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करें और अपना फैसला करें। और बाकी तो ये भी कहा कि आप आइन के आर्टिकल 218 के तहत करें, इसमें करप्ट प्रैक्टिस को रोकना आपकी जिम्मेदारी है आईनी तौर के ऊपर। ये सारे मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं और इस लिहाज से ये वो माजी के जो इलेक्शन कमीशन थे वो जो जजेस होते थे जिसमें मेरा करंट कम होता था, तो ये चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आए इनके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, ये पूरे इख्तियार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी आड़े आए, तो बुनियादी बात जो एक्सपर्ट्स ने बताई वो ये है कि आप कहते रहे कि ये शख्स मुतनाज़ा है, लेकिन इसका इलेक्शन से कोई लेना देना है नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, केयर टेकर्स ने नहीं करवाने, चाहे वो निगरान वज़ीर आला हो या निगरान वज़ीर आज़म। नाज़रीन, आप ज़रा सोशल मीडिया की डिबेट्स भी हम देख लेते हैं। बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, लेकिन जो डोमिनेट कर रहा है मामला वो है इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन का, जिसके ऊपर हज़ारों ट्वीट्स हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कौम से माज़रत की, जिसके बाद उन्होंने ये बताया कि इस मामले पर इंक्वायरी उन्होंने ऑर्डर कर दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड। अब उन्होंने कमिट किया है, ये ना हो कि आने वाले दिनों में ये ट्वीट जो है रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाए क्योंकि इसका फॉलो अप नहीं हो। तो ये ट्वीट अहम उन्होंने किया है और जनरल ट्रेंड के साथ ये टैली करता है। लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, बता रहे हैं कि लाइट नहीं है, उसके साथ एक ट्वीट चल रहा है कि रिस्टोर्ड। तो आपको पता चल रहा है कि हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि सुबकी जो उसको उठानी पड़ी उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज़ करे। बाबर आजम भी ट्वीट कर रहे हैं, इसके ऊपर 10,000 के करीब ट्वीट्स हो चुके हैं और ये चौथे साल कंसेक्टिवली ICC मेंस ODI टीम में उनका इंतखाब हुआ है। तो ग्रेट ऑनर फॉर
पाकिस्तान क्रिकेट। मोहसिन नकवी के ऊपर भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ चला रही है। उन्होंने कहा कि हमें मोहसिन नकवी काबिल कबूल नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने इस पर ट्वीट किया है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने का पहला इल्ज़ाम अप्रैल में बैरूनी साजिश यानी अमरीका पर लगाया। अब 9 महीने में इल्ज़ाम मोहसिन नकवी पे आ गया है। PTI से दरख्वास्त है कि लीडर नू चेक कराओ, यानी वो बता रहे हैं कि कहाँ से आपने शुरू किया था, साजिश का बयानिया कहाँ पे लाके आपने खड़ा कर दिया। चौधरी फवाद हुसैन बता रहे हैं कि महदूद तादाद में असम्बली में जाने का मकसद ये था कि राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के तौर पर हम फारिग करें ओहदे से, वरना इस कौमी असम्बली की कोई नुमाइंदा हैसियत नहीं है। इसके ऊपर हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर ने एक ट्वीट किया, इस मामले पर तो नहीं किया लेकिन सियासी मामले पर किया, और उसका ताल्लुक मोहसिन नकवी के ऊपर जो एतराज़ है PTI के, उसको काउंटर करना है। और एक लिखा दिलचस्प अंदाज से है कि अपनी मर्ज़ी का मुंतखब वज़ीर आला ज़बरदस्ती हटाकर एक शख्स ये मुतालबा कर रहा है कि मेरी मर्ज़ी का वज़ीर आला लगाओ। वो कहते हैं आपका वज़ीर आला था तो आपने उसको हटा दिया, अब कहते हैं मेरी मर्ज़ी का वज़ीर आला लगाओ। सुभान अल्लाह, क्या सियासत है, खुदा गंजे को नाखुन न दे। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहना कि कौम को एनर्जी कंजर्वेशन करनी चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किस्म के इकदामात उन्होंने बताया कि कितना इससे हम सेव कर सकते हैं। कौमी आगाही का एक उन्होंने कैंपेन भी चलाई है। इसके ऊपर इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक ट्वीट है, बड़ा ज़बरदस्त है कि पहले जो शहरी हैं वो रियासत को क्या कह रहे हैं। शहरी ये कह रहे हैं काबीना का साइज़ कम करें, एडिशनल व्हीकल्स यूज़ करनी बंद कर दें, लग्जरियस लाइफस्टाइल अपना ख़त्म करें, वक्त पर फ़ैसले लें, इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस को 30% कम करें, गैस की चोरी बंद करें, स्मगलिंग बंद करें, कस्टम्स की सर्विसेज को इम्प्रूव करें, रियल एक्सचेंज रेट ऑफ़र करें, एंड लेट अस फील द फ्रीडम। तो शहरी ये कह रहे हैं कि जी हमें भी कुछ सुख का सांस लेने दें और आप ये काम करें। हिना परवेज़ भट्ट ने PTI के कौमी असम्बली के अंदर से सफाई पर एक ट्वीट किया है, अपनी एक तस्वीर डाली है जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है उफ़, और कहा कि मेरा रद्द-ए-अमल ये है कि मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है कि अब PTI का कौमी असम्बली से सफाया हो गया। ज़ाहिर है आप खुशी और तस्कीन और तमानियत महसूस कर सकते हैं जब अपने ओपोनेंट्स के साथ ये हो रहा हो, लेकिन मामला PTI का इस असम्बली से सफाया नहीं है, आने वाले उनसे मुकाबला है। तो ये ना हो कि हिना परवेज़ भट्ट को इस किस्म के ट्वीट महंगे पड़ जाएं।